नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एकेडमी में। दोस्तों, पिछले 2 सालों से हमारा करंट अफेयर्स जो पीडीएफ है वो तो आता ही रहा है, लेकिन अब मैं कोशिश करने जा रहा हूं कि आप लोग को रेगुलर एक वीडियो भी मिल जाया करे इस पीडीएफ के रिगार्डिंग, जिसके कारण से आप लोगों को इस पीडीएफ को समझने में और भी अधिक सहायता मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर जो भी वीडियो अपलोड हो इनका आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग को इस पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका जो है कंपाइल पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को डेली के डेली। ठीक है, तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये सुबह के 5 बजे अपलोड होता है। तो आप लोग मेक श्योर कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो सुबह 5 बजे उठ करके और अपना शेड्यूल जो है वो सुबह 5 बजे का फिक्स करके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो वीडियो का थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, हमने यहाँ पे लिखा है अमरता मनुष्य की पहुंच से बाहर क्यों है। ठीक है, आप लोगों ने भी सोचा होगा कि अमर क्यों नहीं हो पाते हम लोग बुढ़ापा की तरफ क्यों चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है। तो इसी के बारे में एक रिसर्चर हुए, बायोमेडिकल रिसर्चर, जिनका नाम था लियोनार्डो हैफ्लिक, और इन्हीं ने इस विषय के बारे में एक हैफ्लिक लिमिट नाम की एक परिकल्पना की। ठीक है, और इसके बारे में इन्होंने बताया कि क्यों हम लोग जैसे जैसे एजिंग होती है तो हमारा जो शरीर है वो बुढ़ापे की तरफ क्यों चला जाता है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये आज खुद जो है कल ही कुछ समय पहले ये मर गए, तो जिसके कारण से इनका जो ये टॉपिक है हैफ्लिक लिमिट ये फिर से चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, ये है हैफ्लिक जिन्होंने ये सर्च करके बताया कि क्यों हमारी जो बॉडी है वो बुढ़ापा की तरफ क्यों जाती रहती है। तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ बायोलॉजी के फील्ड में, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, वो जानने के बाद ही ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल जो होते हैं वो सेल से ही हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है। इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में, हर न्यूक्लियस में जो होते हैं 23 जोड़ी जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम को अगर उठा के देखें तो हमको यहाँ पे इतना बड़ा ये क्रोमोसोम दिखेगा। क्रोमोसोम के दोनों साइड पे आप लोग देखेंगे तो ये टेलोमर्स लगे होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं टेलोमर्स, और ये टेलोमर्स होते हैं। और इस क्रोमोसोम को फर्दर अगर खोलते हैं हम तो इसमें हमें क्या मिलेगा, डीएनए सीक्वेंस मिलेगा। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है। ठीक है, इतना तो पता है। अब ये हैफ्लिक लिमिट क्या कहता है इसको समझिए। ठीक है, इट रिफर्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अ सेल कैन डिवाइड। ठीक है, तो एक जो सेल होता है हमारी बॉडी का वो कितने टाइम मैक्सिमम अपने आप को डिवाइड करके नए सेल बना सकता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी की लिमिट को बोलते हैं हैफ्लिक लिमिट। ठीक है, अब ये जो हैफ्लिक लिमिट है ये आपको पता है कि हर प्राणी जो भी हमारे जीव जंतु हैं वो सबके लिए अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि सबका जो जीवन काल है वो अलग अलग है, तो सबका जो हैफ्लिक लिमिट होगा वो अलग अलग होगा। तो इसी तरह से जो ह्यूमन का जो हैफ्लिक लिमिट होता है वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा 40 से 60 होता है। यानी कि हमारी जो बॉडी के जो सेल हैं वो मैक्सिमम 40 से 60 डिविजन्स तक वो करते हैं, और 60 डिवीजन होने के बाद हम लोग बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं और हमारे सेल मरने लगते हैं, और इवेंचुअली हम लोग जो है बुढ़ापे की तरफ जा करके और धीरे धीरे मर जाते हैं। ठीक है, तो हैफ्लिक ने ये बताया। और ये जो हैफ्लिक लिमिट है, ये हैफ्लिक लिमिट के कारण ही हम लोगों ने एजिंग से रिलेटेड जितने भी बीमारियां थी उनको समझने में हमको हेल्प मिली, इन्हीं हैफ्लिक के कारण पे ही। हैफ्लिक ने ये बताया कि हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं वो 3 फेजेस से गुजरते हैं। ठीक है, पहला है हेल्दी सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी अच्छी होती है तो उस समय जो हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं उनका जो डिवीजन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही क्रोमोसोम है। तो सेकेंड फेज जो होता है उसमें हमारी बॉडी में जो सेल होते हैं उनका जो डिवीजन होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, और थर्ड फेज आते आते हमारी जो बॉडी के जो सेल हैं
वो फर्दर डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारी जो बॉडी है वो बुढ़ापे की तरफ जाने लगती है। तो रिमेन्स अलाइव फॉर अ टाइम आफ्टर दे स्टॉप डिवाइडिंग, ठीक है। तो जैसे ही लास्ट जब उसका समय आता है तो वो कुछ समय तक जिंदा रहता है और उसके बाद खुद को वो खुद या ये कहें कि वो सेल जो है वो मरने लगता है, ठीक है। और जब वो सेल मरता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है। इस टर्म को वैसे आप लोग को याद रखने की कोशिश नहीं करना है, एपोप्टोसिस कहते हैं उसको। तो ये जो हैफ्लिक लिमिट है, इसको आगे चल के जब टेलोमर्स की खोज हुई, ये जो टेलोमर्स आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में बाद में वैज्ञानिकों को पता चला, उससे पहले ही इन्होंने ये बता दिया था कि हमारी बॉडी के जो सेल हैं वो कैसे डिवाइड होते हैं, तो क्या क्या होता है। तो आगे चल के जब टेलोमर्स की खोज हुई तो ये देखा गया कि जो हमारी बॉडी में ये जो टेलोमर्स होते हैं, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी का जो सेल होते हैं वो डिवाइड होके नए सेल बनाते हैं, तो जैसे जैसे वो सेल डिवाइड होके नए सेल बनते हैं तो ये जो टेलोमर्स की जो लंबाई है वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। और अगर ये टेलोमर्स की जो लंबाई ये छोटी होने लगेगी तो यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि जो क्रोमोसोम के ये प्रोटेक्ट करता है, ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और जब ये क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो हमें पता ही है, जब क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब तो वही हुआ कि जो नया सेल हमारा बन रहा था वो अब वो बनेगा ही नहीं, या यूं कहे कि वो हेल्दी सेल होगा ही नहीं। तो जिसके कारण से क्या होगा, हम ये मान लेंगे कि जब ये टेलोमर्स धीरे धीरे हमारी बॉडी सेल बनाती है तो वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो हमारी बॉडी के जो नए सेल हैं वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये 40 से 60 बार डिवीजन होता है, यहाँ पे 3 या 4 बार दिखाया गया है, ठीक है। तो ये 40 से 60 बार ये वाला पोजीशन आ जाता है, तो जिसके कारण से हम लोग कहते हैं कि अब ये फर्दर जो सेल है वो डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ये टेलोमर्स के बारे में पता चला तब ये उनके जो लिमिट है उसको और ज़्यादा वेटेज मिला, ठीक है। रिसर्चर जब उसकी खोज किए 1970 के दशक में, तब जाके उनको और अधिक प्रसिद्धि मिली। नेक्स्ट न्यूज हमारे बात करता है सेंटर डिबेट टेकिंग कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर है वो ये प्लानिंग कर रहा है कि जो हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस है वो भी हमारे सेंसस के साथ ही में कंडक्ट करवा दिया जाए, इस पे विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग वेदर टू इंक्लूड द कास्ट इनोमरेशन इन द नेक्स्ट सेंसस एमिड डिमांड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये डिमांड कर रही हैं कि कास्ट सेंसस को जो आने वाली सेंसस है उसमें इंक्लूड किया जाए। while a caste based while a caste wise population count has not been conducted since independence। तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक अभी तक कभी भी कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन के बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि 2011 में कोशिश की गई थी, लेकिन वो अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। इनएक्यूरेट डेटा वगैरह भी मिले और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यूनियन गवर्नमेंट इसमें एक्टिवली डिस्कसिंग, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं कि वेदर टू इंक्लूड कास्ट इनुमरेशन इन द नेक्स्ट सेंसस, क्या हमें उसको नेक्स्ट सेंसस में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, ठीक है। डिमांड भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा उठाई जा रही है कि हाँ इसको इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ है रूलिंग अलायंस जो है वो भी कोशिश कर रहा है कि कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसको इंक्लूड किया जाए। हालांकि इस पर कोई अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं बन के आया है कि इसको इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा अब की बार का जो सेंसस होने वाला है, पहली चीज़ तो वो एक डिजिटल सेंसस होगा, मीन्स जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी ऑनलाइन फिल की जाएंगी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और आप लोग को पता होगा कि हमारा जो सेंसस है वो हमेशा हर 10 साल पे होता है, लेकिन इस बार जो है 2021 में होना तय था लेकिन नहीं हो पाया, कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। उसके बाद से आगे चल के बहुत सारे फैक्टर्स आए जिसके कारण से अभी तक जो है 24 चल रहा है, 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक जो सेंसस है वो कंडक्ट नहीं किया गया है। तो ये तो हो गया सेंसस की बात।
तो क्या ऐसा कोई राज्य है जिसने अभी तक सेंसस कंडक्ट करवाए हैं? तो देखिए बिहार जो है अभी 2023 में ही बिहार ने अपना जो कास्ट बेस्ड सेंसस है उसको कंप्लीट कर चुका है। और साथ ही साथ कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अपना जो है कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसको करवाने की कोशिश की और कर भी चुका है, लेकिन उनका जो रिपोर्ट है अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। तो ये कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर इतना डिबेट क्यों छिड़ा हुआ है? इसके लेकर के कुछ लोग खिलाफ हैं और कुछ लोग इसके साथ हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस से हमें बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं जिसके कारण से ये बीच में ही मामला अटका हुआ है कि इसको इंक्लूड किया जाए या नहीं इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो पहले इसके बेनिफिट की बात करें तो देखिए बेनिफिट में पहला बेनिफिट तो यही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस से हमें क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग में हम लोग क्या कर पाएंगे, एक टारगेटेड पॉलिसी बना पाएंगे उस ग्रुप के लिए, उस कास्ट के लिए जहाँ पे हमें दिखेगा कि कौन से कास्ट के लोग जो हैं ऐसे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके लिए हम लोग पॉलिसी बना पाएंगे, प्रोग्राम डिजाइन कर पाएंगे और इससे होगा क्या कि जो इनइक्वालिटी है उनको लेकर के और दूसरे कास्ट के बीच में उसको हम लोग कम कर पाएंगे। पहली दूसरा चीज ये है कि इनहेंस एफर्मेटिव एक्शन, तो जो भी एक्शन हमको लेना होगा वो हम लोग अच्छे से उसको ले पाएंगे, बेटर प्लानिंग के साथ ले पाएंगे। ऑफ रिजर्वेशन कोटा, ठीक है, रिजर्वेशन कोटा अगर उनके लिए कोई लाना है या फिर रिसोर्सेस एलोकेशन करना है कोई भी चीज का कि किसको कितना मिलना चाहिए, तो वो भी हम लोग फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है मीन्स जो हाशिए पर है कि उनको सबसे पहले मिलना चाहिए, वो चीज हम लोग पहले ही देख के कर पाएंगे अगर हमको कास्ट बेस्ड सेंसस से ये पता लग जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। ठीक है, तीसरा फायदा ये है कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी कम्युनिटी जो है वो कैसी है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक प्रोग्राम कोई डिजाइन कर सकते हैं, स्कीम ला सकते हैं। जो भी हम लोग प्रोग्राम लाएंगे उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हम उसी पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे होंगे जिसको उसकी एक्चुअल में नीड होगी। ठीक है, उसके बाद है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। तो जब हमको कोई डेटा मिल जाता है ना किसी भी चीज का कि कौन सी कम्युनिटी का क्या है स्टैंड, तो उससे हम लोग को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, तो हमें उसका प्रूफ मिल जाएगा, तो हम लोग उस प्रूफ के हिसाब से कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि कैसा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें वहाँ पे करना चाहिए, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस में भी हमको सहायता मिलती है। ठीक है, कि क्या यहाँ पे हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया बेनिफिट उसके, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। तो पहला है डेटा एक्यूरेसी, अगर हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेंसस में वो डेटा ही इनएक्यूरेट हुआ, क्लासिफिकेशन हो गया इन कास्ट डेटा, तो उससे क्या होगा, अनरियलेबल स्टैटिक्स आ जाएंगे हमारे पास, और जब वो आएंगे तो जो भी हम लोग उसको पॉलिसी बनाएंगे तो वो हमारे लिए इफेक्टिव ही नहीं होंगे, क्योंकि वो रियल डाटा थोड़ी होगा। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा ये है क्रिटिकल सेंसिटिविटी, तो जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि कौन से ग्रुप में कितने लोग हैं, किस ग्रुप का क्या पॉपुलेशन है, तो उसके कारण से क्या होगा कि उस ग्रुप को जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो टारगेट करने लगेंगी। पॉलिटिकल पार्टी देखेगी कि जहाँ पे जिस कम्युनिटी का या जिस कास्ट के लोग सबसे ज्यादा रह रहे होंगे उनके लिए ज्यादा काम करेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो कोशिश करेगी कि सबसे पहले हम लोग इनका वोट बैंक जो है वो अपने हाथों में ले। ठीक है, तो जिसके कारण से क्या होगा वहां पे एक तो ये नुकसान आएगा कि पॉलिटिकल कास्ट बेस्ड जो डिवीजन है वो और बढ़ता जाएगा, और इसका कारण होगा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, वो हम इसको देख रहे होंगे कि वो बढ़ाएंगी। तीसरा कारण है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी, देखिए जब इतना बड़ा डेटा आ जाएगा तो उसको एक बर्डन बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, वो इंक्रीज करेगा बर्डन। साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग, जो डेटा है उसको कलेक्ट करने में कॉस्ट लगेगा, मैनेज करने में डिटेल डेटा को जो है कास्ट को, वो भी उसमें बहुत सारा पैसे और समय, ह्यूमन रिसोर्सेस है उसकी भी आवश्यकता होती है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। चौथा है कि रेसिस्टेंट फ्रॉम सम ग्रुप। ठीक है, तो देखिए जो ये कास्ट बेस्ड सेंसस है इसको बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि नहीं हो, अगर ये कास्ट बेस्ड सेंसस हम करवाएंगे तो उनके लिए हमें उनका रेसिस्टेंस भी सहना होगा। ठीक है, तो ये हो गया चैलेंजेस कि हमें क्या क्या चैलेंजेस
इसको फेस करने पड़ेंगे अगर हम लोग ये कास्ट बेस्ड सेंसस करवाते हैं तो। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका जो भी आंसर होगा आप लोग इसको लिख करके और मैं एक ग्रुप बना देता हूँ, उस ग्रुप में आप लोग इसको पब्लिश कीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग एक दूसरे का आंसर जो है वो रिव्यू करेंगे और साथ में मैं भी कुछ क्वेश्चन के आंसर देखूंगा और उनको रिव्यू करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे क्वेश्चन के जो आंसर है सभी लोगों को वो नहीं किया जा सकता चेक। ठीक है, तो जिनका जिनका नहीं हो पाएगा अगली बार कोशिश करूंगा कि उनका किया जाए, जिनका पहली बार हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को देखनी होंगी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी पीआईबी से आ रही है। इसमें बोला गया है क्या कि अफ्रीका कैन कॉम्प्लीमेंट इंडियाज नीड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स नीडेड फॉर सेक्टर लाइक ईवीज। ठीक है, तो हमारे पीयूष गोयल साहब जो यूनियन मिनिस्टर हैं ये बोलते हैं कि अफ्रीका कैन कॉम्प्लीमेंट, अफ्रीका जो है पूरा कर सकता है इंडिया का जो भी नीड है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जो की ज़रूरत है ईवीज के प्रोडक्शन के लिए, वो सारी की सारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा कर सकता है। और इसलिए इंडिया चाहता है कि जो इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड है वो अगले नेक्स्ट 7 सालों में वो डबल किया जाए। ठीक, अगर ये डबल होगा तो हमारा जो ईवी सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें बातें बोली गई है इस आर्टिकल में। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे लिखा है अफ्रीकाज मिनरल वेल्थ, अफ्रीका का जो मिनरल वेल्थ है इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मेटल, लिथियम एंड कोबाल्ट इज क्रूशियल फॉर टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो जो इंडिया का टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल नीड है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अफ्रीका का जो मिनरल्स है वो रेयर अर्थ एलिमेंट हो गए या फिर लिथियम या कोबाल्ट हो गया, उनका हम लोग उपयोग करें। ठीक है, और स्ट्रेथनिंग इंडियाज अफ्रीका रिलेशन, अगर हम उन अफ्रीका के साथ अपने रिलेशंस को अच्छे करते हैं, एक्सपेंडिंग ट्रेड, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारा जो इंडिया के अफ्रीका के साथ जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और हमारे ईवी सेक्टर को इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली इससे हमको क्या क्या बेनिफिट होंगे आप लोग देख सकते हैं कि बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा, साथ ही जॉब क्रिएशन होगा एंड म्यूचुअल डेवलपमेंट, दोनों देशों का साथ ही साथ में विकास होगा। ये ऐसा क्यों हम लोग कह रहे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज जो है इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ईवी के लिए हमें जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रैक्टिसेस के लिए, वो सारी की सारी हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो मोरक्को कंट्रीज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाली जो आप लोग देख रहे हैं ये मोरक्को कंट्रीज है। ठीक है, मोरक्को कंट्री में आप देखेंगे तो 70% जो वर्ल्ड का फॉस्फेट है जो कि बैटरीज बनाने में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उपयोग में लाया जाता है, वो अकेले 70% मोरक्को में ही पाया जाता है। नीचे गिनिया यहाँ पे देख रहे होंगे, ये गिनिया कंट्री है। गिनिया कंट्री में अकेले 23% जो वर्ल्ड का बॉक्साइट है, जो एल्यूमिनियम जिससे बनता है, वो अकेले यहाँ पे पाया जाता है। 23% लगभग, ये 1/4 एल्यूमिनियम जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में है वो अकेले यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद गिबॉन कंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। गिबॉन कंट्री में 4 से लेकर 15% का जो वर्ल्ड का मैग्नीज है जो कि बैटरीज के बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, वो भी हमारा गिबॉन में ही पाया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से देख सकते हैं कि ईवीज के प्रोडक्शन के लिए या फिर ये कहें रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रैक्टिसेस के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है वो सब के सब लगभग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं और इसी कारण से चाइना भी इस पर नज़र गड़ाए हुए है। तो हमें भी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाना चाहिए। साउथ अफ्रीका में आप लोग देख सकते हैं कि 90% जो हमारा ये है प्लैटिनम है जो कि गोल्ड से भी महंगा धातु होता है, वो भी सारा का सारा यहाँ पे 91% जो प्लेटिनम है वो अकेले यहाँ पे साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 50% जो वर्ल्ड का कोबाल्ट है ये भी बैटरी के बनाने में उपयोग किया जाता है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। आधा का आधा जो आप देख सकते हैं वो सारा का सारा कोबाल्ट अकेले ये DRC में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बाद से अफ्रीकन कॉपर बेल्ट यहाँ पे, और ये
डीआरसी और मोजाम्बिक, ये डीआरसी और ये मोजाम्बिक, ये जो कंट्रीज है, ये नीचे वाले ये ऊपर वाला, इन दोनों के बीच की जो प्लेट है वहां पे कॉपर बेल्ट जो है उस वो यहाँ पे पाया जाता है। और कॉपर आपको पता ही होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है एक तरह से। ठीक, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे दो चार और लिखे हुए हैं जो बैटरीज के बनाने में, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। वही सारा चीज़ जो मैंने ऊपर बताया, ये सारी की सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा अफ्रीकन इंडिया अफ्रीका का जो रिलेशन है वो कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप होना चाहिए, मतलब दोनों देश मिल करके और एक पार्टनरशिप की तरह से अगर आते हैं तो दोनों देशों को इससे फायदा होगा। ठीक है, पहला क्या है, हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले कि अपना ट्रेड एक्सपेंशन करना होगा। ट्रेड एक्सपेंशन मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हैज टू सेट अ टारगेट टू डबल। ठीक है, और हमने देखा भी कि पीयूष गोयल साहब ने बोला भी है कि जो इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड है उसको अगले नेक्स्ट 7 सालों में डबल करेंगे, विच कैन प्रोवाइड सब्सटेंशियल इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर बोथ रीजन। ठीक है, तो दोनों देशों को क्या होगा, इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। मिनरल्स रिसोर्सेस इंडिया के अफ्रीका के जो भी रिच मिनरल्स रिसोर्सेस हैं, डिपॉजिट हैं, कैन मीट इंडियाज नीड फॉर क्रिटिकल मिनरल मटेरियल्स। वो जो मैंने बताया अभी आपको ऊपर, ये जो मिनरल्स हैं वो सारे के सारे यूज हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ठीक है, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी जो भी है उसमें भी इसका पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें अफ्रीकाज के जो रिच मिनरल्स हैं, डिपॉजिट हैं, उन पर भी अपने नज़र गड़ाना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस करने चाहिए दोनों देशों को मिल करके, ताकि जो वहाँ के जितने भी अर्थ मेटल्स हैं उनको अच्छे से निकाला जा सके, उनका यूज़ किया जा सके और बिना इन्वायरमेंट को किसी तरह से उसको हानि पहुंचाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल माइनिंग। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस पार्टनरशिप हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा जो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या कर सकता है, अफ्रीका में हम लोग उसको अडॉप्शन के लिए दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ का जो फिनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ डिजिटल डेवलपमेंट भी अफ्रीका में बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग अफ्रीका के साथ पार्टनरशिप बना सकते हैं। एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इंडिया क्या कर सकता है, अफ्रीका को सपोर्ट कर सकता है इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें पता ही है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना आगे है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। क्रॉप जो होते हैं जैसे ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गए, इनका एक्सपोर्ट हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज में बढ़ा सकते हैं। तो एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्रिएट जॉब्स। इससे दोनों देशों में क्या होगा, जॉब्स बढ़ेंगी, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी दोनों देशों के होंगे। फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। अब तक आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो है अब 12 बिलियन यूएस डॉलर का जो है असिस्टेंट अफ्रीकन कंट्रीज को प्रोवाइड कर चुका है। और ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है ये लगभग 42 कंट्रीज जो है उनको दिया गया है। तो इस तरह के फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनसे हमारा जो पार्टनरशिप हो वो और ज़्यादा मजबूत होगा। कल्चरल एंड स्पोर्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो दोनों देशों के बीच में स्ट्रेंथन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़्यादा और ज़्यादा डेवलप होगी और बढ़ेगी और मजबूत होगी। एंड कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन करके भी इसको बढ़ा सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन स्टार्टअप इन इंडिया एंड अफ्रीका जो है, अगर उसको हम लोग करते हैं तो स्पूर इनोवेशन जो है और अधिक वो बढ़ेगा। एंड बिजनेस ग्रोथ, जो भी बिजनेसेस हैं उनका ग्रोथ भी बढ़ेगा। साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, जो उत्तरी नीचे वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें जो कंट्रीज आते हैं लगभग वो सारे के सारे गरीब कंट्रीज को एक तरह से श्रेणी में रखा जाता है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो इस तरह से अगर हम साउथ साउथ कोऑपरेशन करते हैं तो साथ मिलकर अगर रहते हैं पार्टनरशिप में, तो इससे क्या होगा कि जो साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका भी कोऑपरेशन करेंगे अगर हम, तो हम भी धीरे धीरे जो है एक तरह से
ऊपर उठ सकते हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अफ्रीका के साथ कैसे हम लोग अपना रिलेशन मजबूत कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी हमने डिजाइन किया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेथनिंग इंडियाज अफ्रीका रिलेशंस। इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस हैं उनका जो महत्व है वो आपको बताना है इसमें। कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनरल्स, किसके कॉन्टेक्स्ट में? मिनरल रिसोर्सेस के, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में, आर्थिक जुड़ाव जो है उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस का क्या महत्व है। हाउ कैन दीज कोलैबोरेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन बोथ रीजन। तो जो दोनों कंट्रीज हैं उन ये कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, वाई मलेशिया ट्विकेड इट्स ओरंगुटन डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ओरंगुटन डिप्लोमेसी क्या है मलेशिया की, इसके बारे में जानेंगे और इसमें फेरबदल क्यों किया मलेशिया ने, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, मलेशिया ने एक आइडिया डेवलप किया कि जिस तरह से पांडा डिप्लोमेसी है, जो पांडा के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पांडा डिप्लोमेसी, ये जो चाइना करता है जब वो किसी देश से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाता है तो उसको वो क्या करता है, पांडा गिफ्ट करता है। तो वो जो पांडा गिफ्ट करता है उसी के तर्ज पे ये मलेशियन गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि हम लोग भी ओरंगुटन को स्पॉन्सर करेंगे और इस स्पॉन्सरशिप से जो पैसे मिलेंगे, फंड्स इकट्ठा होंगे, उस फंड्स को हम लोग लगाएंगे ओरंगुटन के कंजर्वेशन में। ठीक है, तो इन पेड़ों पे रहने के कारण जब ये मलेशियन गवर्नमेंट पाम ऑयल को बढ़ावा देती है तो उससे क्या होता है, बहुत ही भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। और जब ये डिफॉरेस्टेशन होता है तो इस डिफॉरेस्टेशन के चलते ये जो ओरंगुटन है इनका जो हैबिटेट लॉस वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई कि ऐसा सोच करके इन्होंने ये ओरंगुटन डिप्लोमेसी बनाई। लेकिन हुआ क्या, इसका बैकलैश देखने को मिला कि कंजर्वेशनिस्ट जो संरक्षणवादी हैं उन्होंने इसको सीधा सीधा बोला कि ये एक पाखंड है एक तरह से, और इसके जगह पे अगर आप ये जो गिफ्ट कर रहे हैं ओरंगुटन को, इसके जगह पे शुड फोकस ओनली ऑन प्रोटेक्टिंग द नेचुरल हैबिटेट। जो उनका नेचुरल हैबिटेट आप बर्बाद कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अगर आप उसको रोकते हैं तो आपको ओरंगुटन के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पाम ऑयल से प्रोडक्शन के कारण आप लोग ये जो डिफॉरेस्टेशन करके उनका घर बर्बाद कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना चाहिए, आपको उनका जो है नेचुरल हैबिटेट जो कि वो पेड़ों पे ज्यादातर रहते हैं उसको बचाना चाहिए। तो ये बोला गया है। और बाकी रही बात चाइना की डिप्लोमेसी की, तो उसके बारे में कंजर्वेशनिस्ट ने ये बोला है, जो संरक्षणवादी हैं वो ये कहते हैं कि चाइना हैज एस्टेब्लिश्ड प्रोटेक्टेड एरिया। तो जो पांडा है उसके लिए तो उन्होंने प्रोटेक्टेड एरिया बनाए हैं, और साथ ही साथ स्टेट टू आर्ट फैसिलिटीज फॉर पांडा। पांडा के लिए अत्याधुनिक रहने के जो सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड किया है चाइना ने। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया ओरंगुटन के लिए। तो आप लोग ये मत कहिए कि आप लोग ओरंगुटन डिप्लोमेसी लाएंगे और इससे स्पॉन्सरशिप से जो पैसे इकट्ठा होंगे उसको हम लोग उसके संरक्षण में लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा। तो ये तो हो गया पूरा न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है डिप्लोमेसी। अब चलते हैं थोड़ा ओरंगुटन के बारे में जान लेते हैं कि ओरंगुटन क्या है। देखिए, ओरंगुटन कुछ समय पहले भी अपने एक खास प्रॉपर्टी के कारण न्यूज़ में बना हुआ था, वो था इनका मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिनल प्लांट का यूज़। जिस तरह से मानव अपने घाव को भरने के लिए विभिन्न प्रकार के जो दवाइयाँ हैं या ये कहें आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनका ये उपयोग करता है, उसी तरह से ये देखा गया कि जो ओरंगुटन है वो अपने घावों को भरने के लिए वो प्लांट है, प्लांट को एक मेडिसिन के तौर पे वो लगाते हैं अपने जहाँ पे घाव भरा हुआ है। तो ये पहली बार देखा गया कि कोई जानवर जो है वो मेडिसिनल बेनिफिट्स को वो समझ रहा है कि यहाँ पे क्या यूज किया जाता है। ठीक है, ओरंगुटन क्या होते हैं, देखिए इनके डिस्टिंक्टिव रेड फर होते हैं। ये जो आप इनके बाल देख रहे हैं पूरे शरीर पे, इनको फर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये फर इन पे पाए जाते हैं। और ये जो ओरंगुटन है ये लार्जेस्ट एर्बोरियल है। एरोबोरियल मीन्स होता है कि जो पेड़ों पे रहने वाले जीव होते हैं उनको बोलते हैं एरोबोरियल। और ये मैमल्स है, ठीक है, स्तनधारी है। तो ये जो पेड़ों पे रहने वाले सबसे बड़े स्तनधारी हैं
जैसे ये जो अपना समय है ये 90% से अधिक जो समय है वो पेड़ों पर ही बिताते हैं, इसलिए उनको सबसे बड़ा मैमल्स बोला जाता है जो पेड़ों पर रहते हैं। इसके अलावा इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर इंडोनेशिया के आइलैंड होता है, एक सुमात्रा आइलैंड है वहाँ पे पाए जाते हैं, और साथ ही मलेशियन और इंडोनेशियन के पोर्शन पे जो बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है, ये दो आइलैंड हैं, यहीं पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन अब आपको पता ही है इनका जो हैबिटेट लॉस है वो पाम ऑयल के कारण से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो जिसके कारण से इनका जो हैबिटेट लॉस है वो खत्म होने के कारण इनकी भी आबादी जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में रखा गया है। देखिए ओरेंगुटन की 3 स्पीसीज पाए गए हैं, 3 इनकी श्रेणियां हैं। तो उनमें पहला जो है वो है बोर्नियन, और एक है सुमात्रन। ये जो आपने ऊपर देखा बोर्नियन आइलैंड पे पाया जाता है उनको बोर्नियन और सुमात्रन, और एक और है तापानूली, ठीक है, ये तापानूली। ये 3 स्पीसीज इनके जो हैं ये पाए जाते हैं। इनका लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 50 साल तक लगभग जिंदा रहते हैं, और ये डे टाइम ईटर्स हैं, ये सिर्फ दिन में ही खाना खाते हैं। और इनका जो डाइटरी प्लान है वो है फ्रूट्स और लीव्स, पत्ते जो हो गए वो खाते हैं, और साथ ही साथ ये लोग नट्स, बार्क जो छाल हो गया, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, वंस अ वाइल, ठीक है, एक बार खाते हैं। और साथ ही साथ ये चिड़िया के जो अंडे होते हैं उनको भी ये खा जाते हैं। तो ये है कुछ फैक्ट जो हम लोग को जानना चाहिए ओरेंगुटन के बारे में। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और साथ में आप लोग पीडीएफ से भी पढ़ना मत भूलिएगा। पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लेने से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।